Hello students, how are you all? I hope you all are fine, safe at home. Take care of yourself, your families, everyone. Okay. Students, we are moving to the subject that is the Com 3 SYB Com. In that, today we are going to start next concept and last concept of second module, that is the decision making. Have you remember the name of module, that is planning and decision making? So planning part is over here. Now we are going to start the next part of this module, that is the decision making. Okay, सो दिस इज़ वेरी सिंपल. जैसे कि प्लानिंग एक सिंपल था, वैसे ही डिसीज़न मेकिंग भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. वैसे भी हम लोग हमारी रूटीन लाइफ में ये सब करते ही हैं, मतलब जैसे कि डिसीज़न लेना, ये सब तो लेते ही हैं हम लोग नॉर्मली. एवरीबडी नोज़ अबाउट दिस, बट वी आर लर्निंग हियर सम डिफरेंट थिंग्स जो तुम्हें नहीं पता है, वो शायद हम इसमें लर्न करेंगे. तो थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे. और ये सिर्फ स्टडीज़ है, सिलेबस है, इसलिए नहीं लर्न करेंगे. ये इसलिए लर्न होगा हमारी लाइफ में कि इसको यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे हम लाइफ में. डिसीज़न कहाँ पर, कैसे, कब लेना है, क्यों लेना है, वो हमें पता होना चाहिए. और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी सब प्रॉब्लम्स हैं ना, वो डिसीज़न लेने के ऊपर ही होते हैं. मतलब आपका डिसीज़न लेने का तरीका सही हो तो सब सही है, आपका डिसीज़न लेने का तरीका सही ना हो तो सब गड़बड़ हो जाती है लाइफ में. सो डिसीज़न मेकिंग बिजनेस में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है और पर्सनल लाइफ में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है. दिस डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एन इंडिविजुअल लाइफ, is in whatever it may be, in business or it may be in individual life or personal life. So it is about decision making is about, ऐसे हम देखेंगे तो उसका मीनिंग हमें उसके वर्ड में ही समझ में आ रहा है. डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना. ओके, बट ऐसे ही नहीं होता है वो, उसमें बहुत बड़ी बात होती है. डिसीजन मेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं ना, तब हम उस चीज़ का एक्शन लेने जा रहे हैं. जिसके ऊपर भी मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे यहाँ शॉप स्टार्ट करना है, तो वो शॉप के लिए जो मैं डिसीज़न ले रही हूँ वो मैं एक्शन में कन्वर्ट करने जा रही हूँ. आर यू गेटिंग? तो ये इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है स्पेसिफिक प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई वर्क नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मनी अर्न करना है, तो ये मेरी क्या हो गई? बिग प्रॉब्लम है ना. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या डिसीजन लिया? टू स्टार्ट अ शॉप, कि मुझे मार्केट में एक शॉप स्टार्ट करना है. तो ये क्या हो गया? मेरा डिसीज़न हो गया. लेकिन डिसीज़न कब हुआ? जब मेरी लाइफ में क्या था? वो प्रॉब्लम था कि मेरे पास कुछ वर्क नहीं है, और है तो बराबर नहीं है, या फिर वो वर्क के रिलेटेड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है. तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि भाई मुझे काम करना है और मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे क्या करना है? शॉप डालना है. इज़ इट क्लियर व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोसेस of identifying, selecting the course of actions, and sometimes it may be finalized, और समटाइम्स इट मे बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट. मतलब नॉर्मली डिसीज़न मैनेजमेंट लेते हैं ना, इसके लिए हम सोच रहे हैं ऐसा, पर कभी कभी डिसीज़न लोअर लेवल पे भी आ जाता है. वो हम लर्न करेंगे आगे जाके. So this is a decision making. So first concept in that we are going to start the essentials of sound decision making. Sound decision मतलब क्या? पहले वो बोलो. Sound decision मतलब एकदम good decision, अच्छा डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, बेस्ट डिसीज़न, उसको बोलते हैं साउंड डिसीजन मेकिंग. जिस डिसीज़न के लेने के बाद मुझे ऐसा फील ही ना हो कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है. हाँ, अच्छा ही अच्छा फील हो, साउंड डिसीज़न बोलते हैं उसको. हाँ, और वो साउंड डिसीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है, उसे ऐसे ही नहीं लिया जाता है,
बहुत सोच समझ कर लिया जाता है, ठीक है। सो एसेंशियल्स, तो ऐसे साउंड डिसीज़न और बेस्ट डिसीज़न लेना है, गुड डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए कुछ एसेंशियल्स है, क्या क्या चाहिए हमें, किस तरह से एक बंदा या एक इंडिविजुअल डिसीज़न लेता है और वो साउंड डिसीज़न लेता है, तो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दैट इज़ व्हाट अभी मैंने बताया ना सॉरी, देयर मस्ट बी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम और ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी चीज़ का एक प्रॉपर आपको प्रॉब्लम पहले नज़र आना चाहिए। कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए पहले उसका प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लाना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव लैकिंग ऑफ फाइनेंशियल, तो फिनेंस नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम, आई हैव अ फिनेंशियल प्रॉब्लम, तो मेरी ये प्रॉब्लम हुई, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ डिसीजन लेना है, जैसे कि जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है, वॉट एवर। सो दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ वेल डिफाइंड। जब आपको डिफाइन हो जाता है तो इट वुड बी ईजियर फॉर द मैनेजमेंट टू कम विद द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और बिज़नेस में भी जब प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ जाए ना, तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छी तरह से प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आधा तो सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाता है। ये ऐसा है सब। तो प्रॉब्लम आपको बराबर समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देन नेक्स्ट, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। साउंड डिसीजन आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए ना आप अपना डिसीजन जो भी करने वाले हो उसके लिए आपको जो डेटास कलेक्ट करना है वो सिस्टमेटिक करना होगा। देयर फॉर द बिजनेस के अंदर तो मोस्टली देयर फॉर द मैनेजर मस्ट कलेक्ट रिलेवेंट डाटा टू मेक अ डिसीजन। जब डिसीजन लेना है तो मैनेजर उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है और वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट होता है। सो डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज विच आर अवेलेबल। मतलब हम कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी किसी के पास इंफॉर्मेशन है उसके पास से हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो सेकेंडरी डाटा बोलते हैं उसको, और मैंने खुद ने इंफॉर्मेशन निकाला तो वो प्राइमरी डाटा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से डाटा क्या किया जाता है, प्रोसेस के अंदर कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है। सिस्टमेटिकली कलेक्शन करना है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन निकालना उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। देन रैशनल डिसीजन। As far as possible, the managers need to make a rational decision. Rational decision means completely rational. Rationality of decision may not be possible due to limitation of time, changing environment, and other factors. So manager needs to frame alternative decision, analysis the alternative decision, then select best possible decision, ठीक है। तो रैशनल डिसीजन कैसे कहते हैं, जिसे कहते हैं बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना। तो इमीडिएट तो तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो तुम क्या करोगे, पहले बहुत सारे अलग अलग आंसर्स ढूंढोगे, डिसीजंस के लिए बहुत सारे सोल्यूशन निकालोगे, फिर सबको एनालाइज करोगे, फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन ढूंढोगे। तो वो कहते हैं कि 4-5 डिसीजन लेने के उसमें से एक डिसीजन सिलेक्ट करने का उसे रैशनल डिसीजन कहते हैं। देन उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो देर इज़ अ नीड टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच इन मार्केटिंग, in decision making wherever required. The decision maker needs to make consider the effects on other department and activities. जब एक मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो उसे ये जानना ज़रूरी है कि मेरा ये डिसीजन लेना किसी और पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। When marketing manager makes a decision to extend credit period to customer in order to increase sale, there is a need to consult financial management, बराबर है ना, या financial manager को उसको नीड कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर मार्केटिंग मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो फिनेंस मैनेजर को भी उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर डिसीजन लेता है तो उसके इफ़ेक्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट पे पड़ते हैं। और ये रियल लाइफ में भी आप देखो, एक बंदा अगर कुछ करता है गलत या सही, कुछ भी अच्छा करता है तो उसके इफ़ेक्ट भी सबको पड़ते हैं, और एक बंदा अगर कुछ गलत भी करता है तो उसके इफ़ेक्ट भी सबके ऊपर पड़ते हैं। उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब आप कोई चीज़ करते हो ना तो आप पहले ये देखो कि मेरे करने से दूसरों पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा,
ठीक है। जब हम क्लास में, कॉलेज में, कहीं बाहर कुछ करते ना, तो ये देखने का कि मेरे ये करने से मेरे पेरेंट्स पे, मेरे नेबर्स पे, मेरी फैमिली पे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है। जब आप कुछ करते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाकी लोगों के उसके ऊपर आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज़ participation of subordinates. So it is advisable to involve subordinates in decision making whenever wherever required. जब भी मैनेजर डिसीजन लेता है तभी ये ज़रूरी है कि वो सबॉर्डिनेट को भी इन्वॉल्व करे। कभी कभी हमें छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, वो भी बहुत अच्छी बात बता के चले जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आती रहती है। वैसे ही कंपनी में कभी कभी मैनेजर को नहीं समझ में आता है, पर सबऑर्डिनेट को या उसके नीचे जो काम करने वाले वर्कर्स है उनको समझ में आता रहता है। वो ज़्यादा स्मार्ट होते हुए तो उनको भी डिसीजन के अंदर क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ प्रोएक्टिव डिसीजन। प्रोएक्टिव डिसीजन मीन्स nowadays professional managers needs to be creative and proactive in decision making to gain competitive advantage in the market. Proactive decision is essential in a functional area. Means what? Proactive decision give first mover advantages. For example, leading car maker in India like Maruti Suzuki comes with the innovative design or models मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रोएक्टिव बोलते हैं सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव, मतलब जो चीज़ आई नहीं है मार्केट में वो पहले कर लेना, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी क्रिएट करना। जब आप डिसीज़न लो ना तो ऐसा डिसीज़न लो कि इसके पहले किसी ने ये काम नहीं किया हो। तो वो बोलते हैं ना, जब हम कोई चीज़ नहीं करते ना तो किसी ने किया वो नहीं करना है, ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया। टुडेज़ मार्केट के अंदर ना द मेन बोलते हैं ना डिमांडिंग थिंग क्या है, क्रिएटिविटी। कि जो किसी ने नहीं किया वो कोई करके दिखाता है ना तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ती है, और जो दूसरे कर रहे हैं उसको कॉपी करके हम दूसरा कुछ कर रहे हैं ना तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है मार्केट में। तो दैट इज़ प्रोएक्टिव डिसीजन। क्रिएटिविटी के साथ जो डिसीजन लिया जाता है विथ प्रोफेशनलिज्म के साथ। पीरियोडिक रिव्यू। मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक पीरियडिक रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अभी डिसीजन तो लेके हो गया है तो उसका बार बार क्या लेते रहना चाहिए, पीरियडिकली, यानी मंथली, 15 डेज में, वीकली, ऐसे क्वार्टरली क्या करना चाहिए, उसका रिव्यू लेना चाहिए मैनेजर को। नहीं तो ये तो ऐसा हो गया कि चलो डिसीज़न लेके छोड़ दिया, अभी हो जाएगा सब बराबर। डिसीज़न ले लिया बिजनेस में, पर अब उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका बार बार क्या लेते रहना चाहिए, रिव्यू। ओके। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन। तो डिसीजन लाइक प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल। आप जब डिसीजन लो तो रिजिड नहीं लेने का, एक बार बोला ना ऐसा ही होगा मतलब ऐसा, अब इसमें कोई चेंज नहीं, इसको बोलते हैं रिजिड डिसीजन। और ऐसे डिसीजन ठीक है अपन ने डिसीजन लिया है पर अपन चेंज भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट फ्लेक्सिबल डिसीजन। मतलब ज़िंदगी में भी ये बात याद रखना, बहुत रिजिड नहीं रहने का, फ्लेक्सिबल बन जाने का। कभी कभी सिचुएशन की हिसाब से इंसान को ढलना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ इन बिजनेस ऑल्सो कि रिजिड नहीं होने का है बहुत, हाँ, फ्लेक्सिबल रहने का कि भाई नहीं मैंने बोला था ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, मैं अभी इसमें चेंज नहीं करूँगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ में, और जो बंदा फ्लेक्सिबल रहता है ना ज़िंदगी में भी और बिजनेस में, वो बहुत आगे बढ़ता है। So firm may have decided to launch new, for example, I'm giving one example कि firm may have decided to make a launch a new project, heavy investment। तो फिर firm had planned to obtain funds from the primary market, और उसने अलग अलग जगह से प्लान किया कि मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूँगा और यहाँ से पैसे लाओ, वहाँ से पैसे लाओ। बट समटाइम्स हावेवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइम, पुअर फाइनेंशियल क्लाइमेट, तो इट मे बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। तो दैट टाइम द प्रॉपर पर्सन हु इज़ गोइंग टू लॉन्च द बिजनेस, that persons are postponed their launching of new project because of the financial issue। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने सोचा था अभी मैं बस मेरे करके ही रहूँगा, मेरे को कुछ सुनना नहीं है, नो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन।
कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन मीन्स मैनेजर नीड्स टू बी मेक कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन, मतलब बहुत कॉस्टली डिसीजन नहीं लेना है, मतलब ऐसे डिसीजन नहीं लेना है मैनेजर को बिजनेस में जिसमें बहुत पैसे डालने पड़ते हैं. द बेनिफिट ऑफ डिसीजन मेकिंग मस्ट जनरेट हायर रिटर्न्स देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. पैसे रिटर्न में ज़्यादा मिलने चाहिए और कॉस्ट कम जानी चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना है. तो देयरफॉर द मैनेजर नीड टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ लेकिन इसमें बहुत खर्चा है, उससे अच्छा है कि मैंने ऐसा कोई डिसीज़न लूँ जिसके अंदर कम खर्चा और रिटर्न ज़्यादा हो. उसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव डिसीज़न. ये डिसीज़न में इंसान को लेने आना चाहिए. तो पता चला इतना खर्चा कर रहे और रिटर्न एकदम कम आ रहा है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव डिसीज़न नहीं बोलते. तुम्हारा गया ही ज़्यादा है, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग. मैनेजर नीड्स टू मेक quick decision, especially in case of emergency, urgent matter, any issues, whatever the situation. Delay in decision making leads to delay in actions, and it may be leads to increase cost, or it may be leads to failure in business also. तो ये बात याद रखो कि कभी कभी इमरजेंसी आई, प्रॉब्लम्स आया, इश्यूज आया, तो मैनेजर को फास्ट डिसीजन लेने आना चाहिए और मैनेजर क्विकली डिसीजन मेकिंग करने आना ही चाहिए उसको, अदरवाइज़ बहुत लॉस में हो सकते हैं बिज़नेस में. और बिज़नेस जब आप करते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ स्मूथ ही चलते रहता है, ऐसा नहीं होता है. कभी भी सिचुएशन चेंज होती है और उसी टाइम पे अपने को फटाफट डिसीजन लेने भी आना चाहिए. ओके. देन नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन. और जब भी मैनेजर्स अपने अंडर में सबऑर्डिनेट्स है या जूनियर मैनेजर्स है, कोई भी किसी को भी वो रखता है, तो पहले उसको क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए. सो ट्रेनिंग नीड्स टू बी गिवन जूनियर मैनेजर्स टू मेक इफेक्टिव डिसीजन. अगर उसको ट्रेनिंग बराबर नहीं दिया ना, तो जूनियर मैनेजर जो आपके अंडर में होगा वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा. तो डिसीजन का कनेक्शन ट्रेनिंग से भी है, मोटिवेशन से भी है, और उनको मोटिवेट करना चाहिए. अच्छा काम किया तो मोटिवेट करना चाहिए, और कुछ गड़बड़ की तो अकेले में बुला के उनको वो चीज़ के लिए समझाना चाहिए. तो दैट इज़ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन. एंड लास्ट इज़ कम्युनिकेशन. सो वंस डिसीज़न इज़ मेड, एक बार डिसीज़न हो गया तो आपका आपस में अंदर कंसर्न पार्टी के साथ प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन. सो वंस अ डिसीज़न मेड, there is a need for timely communication to concerned party. आपके साथ में, आपके कंसर्न में, आपके डिसीज़न के साथ में जो कनेक्टेड लोग हैं, कनेक्टेड मैंने बोला ना कि अगर सेल्स मैनेजर कुछ डिसीज़न लेता है तो उसको फिनेंस मैनेजर को कंसर्न करना है, क्योंकि सेल्स मैनेजर एंड फिनेंस मैनेजर इज़ कनेक्टेड. फिनेंस मैनेजर कुछ ले रहा है तो उसको अकाउंट मैनेजर को बोलना है. तो दिस आर चेन, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि देर इज़ अ नीड फॉर टाइमली कम्युनिकेशन टू कंसर्न पार्टी. उसके कनेक्टेड जो पार्टीज़ है उनको क्या करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए. For instance, if decision is made regarding changes in personnel policy, the management must immediately communicate to the same employee. कुछ भी देखो, पर्सनल के रिलेटेड भी चेंजेस आया तो मैनेजमेंट को फटाक से क्या करना है, पर्सनल एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप जल्दी से इसको चेंज करो. अगर कुछ भी होता है और उसके कंसर्न पार्टी को या कंसर्न डिपार्टमेंट को हम डिसीजंस के बारे में नहीं बताते हैं, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स होता है बिज़नेस का वो अचीव कभी नहीं होता है, सक्सेस नहीं होते, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो बी केयरफुल कि जब आप कोई डिसीज़न लेते हो बिज़नेस में तो कंसर्न पार्टी को इन्वॉल्व करना है. टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन में हेल्प टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन. इनफैक्ट ये भी होता है कि कभी कभी आप टाइम पे बराबर से कम्युनिकेट करो ना तो क्लैरिफिकेशन भी हो जाता है. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अगर टाइमली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफिकेशंस भी मिल सकता है. सो दिस इज़ द मेन एसेंशियल्स ऑफ सॉरी डिसीज़न मेकिंग. डिसीज़न मेकिंग, साउंड डिसीज़न मेकिंग. जब एक इंसान बिजनेस में डिसीज़न लेता है तो उसे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है. विदाउट इसके वो कोई भी डिसीज़न ले सकता नहीं है, अगर साउंड डिसीज़न लेना है तो.
मैंने कहा ना, डिसीज़न ज़िंदगी में लेना है तो हमेशा साउंड लेना, क्योंकि आपका एक डिसीज़न आपकी लाइफ को पूरा डिफ़ाइन करता है आगे जाके। मतलब आपके हैप्पीनेस और आपके सैडनेस को डिफ़ाइन करता है आपका एक डिसीज़न। तो साउंड डिसीज़न करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिस्टमेटिक वे है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इतना ही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिसीज़न मेकिंग की टेक्निक्स लर्न करेंगे। देर आर वेरियस टेक्निक्स। सो ये सब अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, अपनी बुक में लिखना है, सिस्टमेटिक अपना एक नोट्स बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।